दरवाजा बंद कर दो। Hello students, welcome to our live APS classes, and as all we know that this is our foundation course especially for the students from 9 to 12. And in our today's live lecture we will continue with our rapid revision for NEET, and today we will continue with our chapter number 1 for class 12th, and the name of the chapter is Reproduction in Organisms. And dear students, if you want to download the detailed notes of this chapter, then go to the description box and then check the link given below. After that, you can easily download the detailed notes of this chapter. And this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board. So now let us start with our chapter, that is reproduction in organism. तो बेटे, जैसे कि आज का जो हमारा चैप्टर है या आज का जो हमारा टॉपिक है रैपिड रिवीजन का फॉर नीट के लिए, वो क्लास 12th का चैप्टर है, दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती क्या है? इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती क्या है। तो एज ऑल वी नो दैट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहते हैं। सो रिप्रोडक्शन जो है आपकी कितने टाइप्स की होती है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यही इस चैप्टर का आज का मेन थीम है, यही हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस, जिसमें कि हम यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास कैपेबिलिटी, सभी ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है यंग वंस को प्रोड्यूस करने की। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग्स को ले करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस, या फिर हम उनको ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, यंग वंस या फिर ऑफस्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेटे आप डिटेल से, आप जो भी मैं टॉपिक्स करवाऊंगी उनके बारे में ज़रूर आप डिटेल से सुने, और कोई आपके डाउट्स या क्वेरीज हों बेटे, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट लिखकर आप उस डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं। पर यह है कि आपके मेरे को फीडबैक और आपका रिस्पांस जो है वो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन जो है, ये +1 वाले स्टूडेंट्स भी ज़रूर इस नीट लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके काम आएंगे। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को या फिर ऑफस्प्रिंग्स को, और वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें कि एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को, दैट इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि अपने आप में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद एक मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक या कंसेप्ट आता है, दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइफ स्पैन? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो धरती पर आता है, दैट मीन्स उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। वो कुछ ना कुछ समय के बाद जो है उसका लाइफ पीरियड जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। ऐसा पीरियड, ऐसा ड्यूरेशन जो कहाँ से शुरू होता है? जो बर्थ से शुरू होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, वहां से शुरू होकर उसकी नेचुरल डेथ तक। जब उसकी नेचुरल डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो उसका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन। So lifespan is the period from the birth to the natural death of an organism is called as its lifespan. उसको हम lifespan बोलते हैं। उसके बाद कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मीनिंग है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं है, वो परमानेंट
इस धरती पर नहीं रहता है, परमानेंट वो जिंदा नहीं रहता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली अ स्टेज विल बी कम व्हेन द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल, जब उसकी डेथ जो ऑर्गेनिज्म की वो पॉसिबल हो जाती है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है, इमॉर्टल का मीनिंग बेटी ये हो गया कि वो काफी लंबे समय तक वो जिंदा नहीं रहता है या अमर नहीं है। वो एक स्टेज ऐसी है जब उसको खत्म होना ही होना है। तो एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इमॉर्टल हैं। ठीक है, इमॉर्टल नहीं है। अगर इमॉर्टल हैं आपके तो वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब एक कंसेप्ट यहां पर आपका ये आता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो इमॉर्टल नहीं है, उनकी जो है मतलब परमानेंट लाइफ स्पैन नहीं है, ये नहीं कि वो परमानेंट जीते हैं, पर एक्सेप्ट सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि सिंगल सेल को मिलकर बने होते हैं। पर नेचुरल डेथ जो है वो किसमें नहीं होती है? सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नेचुरल डेथ नहीं होती है, बाकी सब में क्या है? नेचुरल डेथ है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि नेचुरल डेथ जो होती है वो ऐसा पीरियड है जहां बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो एक पीरियड है ऑर्गेनिज्म का, दैट पीरियड इज नोन एज द लाइफ स्पैन। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया आपको कि कोई भी इंडिविजुअल जो है इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल मींस अमर नहीं रहता है वो, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कोई नेचुरल डेथ अक्कर नहीं करती है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अगर हम पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पर देखें कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, वो टू टाइप की है। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटे यहां पर जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं नीट के लिए, वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि वो कौन कौन से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये है कि द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। दैट मीन्स ऐसा पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का पीरियड है, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नेचुरल डेथ अकर नहीं करती है? तो सिर्फ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की नेचुरल डेथ अकर नहीं करती है। तो यहां पर आपके दो क्वेश्चन जो है वो रेज हो सकते हैं फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो क्वेश्चन यहां पर बड़े इजीली आपके जो वो इरेज हो सकते हैं। उसके बाद बेटे जो इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट आता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पर है उसका कोई ना कोई लाइफ स्पैन है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने कहा कि उनमें कोई नेचुरल डेथ का प्रोसेस जो वो अकर नहीं करता है। पर उसके बावजूद जो ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर है उनका कोई ना कोई लाइफ स्पैन जो है वो जरूर है। तो यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं और उन ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितने कितने टाइम पीरियड का है। तो ये आपका कंसेप्ट है, दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये आपका लाइफ स्पैन है, ये आपका टेबल बना हुआ है। दिस इज अगेन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द लाइफ स्पैन। अब सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है बेटे आपका, दैट इज रोज। अब रोज का जो लाइफ स्पैन है वो कितने टाइम का बेटे? नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स का। ज्यादा से ज्यादा रोज जो है वो 5 से 7 साल तक उसका लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट राइस प्लांट है। राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 3 to 7 मंथ। धान का जो प्लांट होता है, तो आपको पता है जब धान को बोते हैं तो उसके बोने से लेके उसके हार्वेस्टिंग तक का समय जो है, उसके काटने तक का जो समय है, दैट इज नियर अबाउट ओनली 3 to 7 मंथ। वो 3 से 7 महीने तक जो है उसका लाइफ स्पैन है। तो यहां पर आपके बेटे जो क्वेश्चन है वो इरेज हो सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो कितने टाइम का है। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो कितने कितने टाइम पीरियड का है। नेक्स्ट आपका बनियान ट्री है, दैट मीन्स कितने ईयर्स का लाइफ स्पैन है उसका? नियर अबाउट 400+ ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन है। तो काफी लंबा लाइफ स्पैन है इसका। या ये भी हो सकता है आपका कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आपका बनियान ट्री जो है इसका लाइफ स्पैन जो है वो सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स में, नियर अबाउट 400+ ईयर्स।
नेक्स्ट बनाना ट्री है, बनाना ट्री का जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 2 to 3 ईयर्स का है। नेक्स्ट आता है डॉग, डॉग का जो लाइफ स्पैन है वो नियर अबाउट 22 ईयर्स तक जीवित रहता है। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ तक जो उसका लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 22 ईयर्स। नेक्स्ट बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है बेटे वो 1 to 2 वीक्स का है। और थोड़ा सा बेटे मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़ते हैं वो रेगुलरली अपने आप को इस लाइव क्लास का एक हिस्सा बनाएं और रेगुलरली जो भी आपके लेक्चर्स दिए जाते हैं उनको अटेंड करें, ताकि आपके ये जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करें और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट फ्रूट फ्लाई है, तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है बेटे दैट इज नियर अबाउट 2 वीक्स का है। कितने वीक्स का है? 2 वीक्स का बटरफ्लाई, और इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 2 वीक्स का। नेक्स्ट बेटे आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है दैट इज पैरेट है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पैरेट, और पैरेट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 140 ईयर्स का है। क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 60 ईयर्स का। हॉर्स का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 साल तक जीते हैं। टेरोटाइज जो है उसका भी लाइफ स्पैन काफी लंबा है, नियर अबाउट 150 ईयर्स का है उसका जो लाइफ स्पैन है। उसके बाद क्रो है, क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स का है। काऊ का लाइफ स्पैन 22 ईयर्स। एंड द लास्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस टेबल दैट इज एलिफेंट, और एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज नियर अबाउट 50 to 70 ईयर्स। तो यहां पर बेटे आपके देखो, अगर आपका यहां पर क्वेश्चंस आपके रेज होंगे तो यहां पर ये हो सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन क्या है, या फिर सबसे कम लाइफ स्पैन वाला आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है, या फिर सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन वाला आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो यहां पर आपकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इरेज हो सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या है कि इस टेबल को अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक यहां पर एक जो है वो चार्ट सा दिया हुआ है। चार्ट में देखो ये किस तरह से एक छोटा सा बेबी दिखाया हुआ जो कि क्रॉल कर रहा है। क्रॉलिंग करने के साथ साथ कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ करने के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा सा चलने लगा है, फिर उसके बाद उसकी और ग्रोथ होने पर वो मतलब काफी अपने आप को दौड़ भी रहा है, सब कुछ है, तो उसकी ग्रोथ के ऊपर निर्भर कर रहा है। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ रही है जैसे ग्रोथ करता जाएगा, अल्टीमेटली एक मैच्योरिटी की स्टेज भी आएगी, और लास्टली और अल्टीमेटली लास्ट में जो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो एक बुढ़ापे की एज में, ओल्ड एज में एंटर कर जाएगा, और ओल्ड एज में एंटर करने के बाद अल्टीमेटली अ स्टेज विल बी कम व्हेन द नेचुरल डेथ विल बी अकर। उस टाइम नेचुरल डेथ जो अकर करेगी। तो ये देखो यहाँ बर्थ से लेके जो उसका लास्ट जो उसका टाइम पीरियड है नेचुरल डेथ तक, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। सेम वैसे ही आपका प्लांट्स के केस में है। देखो किस तरह से ये सीड्स हैं जिसको कि जमीन में बोया गया है, उसके बाद वो जो है उसके जो कॉटिलीडन्स हैं वो डेवलप करेंगे, और जैसे कॉटिलीडन्स डेवलप करेंगे तो प्लांट जो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और अल्टीमेटली वो पूरी तरह से एक मैच्योर ट्री जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ठीक है टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटे थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है मेरे हिसाब से ये रात का जो 10 बजे का टाइम है दैट इज द सुटेबल टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपना टास्क जो भी है वो उनको कंप्लीट करने के साथ साथ लास्ट में ये रात को इजीली क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो यही टाइम रहेगा हमारा 10 बजे का लाइव क्लास का फॉर द नीट रैपिड रिवीजन के लिए। तो आज मैंने ये कह दिया कि जो स्टूडेंट्स एक बार जुड़ रहे हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उस चीज में जरूर डिवोट करें। सो नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है बेटे? हमने कहा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेंट्स जो भी है हमारे, वो दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट, जिसमें कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा
दैट प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर की प्रोडक्शन हो रही है ऑफस्प्रिंग्स की, बट दैट प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ओनली बाय अ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट की हेल्प से ही आपके ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट होगी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली सीन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही शो करती है बेटे आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल को मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो शो नहीं करेगी। इट इज ओनली सीन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड द नेक्स्ट सिंपल प्लांट्स में भी शो करती है आपकी जो good evening to all the students who joined with us our live APS classes and welcome to all the students. And unicellular organisms के साथ साथ बेटे आपकी asexual reproduction जो है वो आपकी simple plants में भी शो होती है। ये भी ध्यान रखना है आपकी कि asexual reproduction कहाँ कहाँ शो होती है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है बेटे वो यहीं से निकलेंगे नीट के लिए। और आपका ये जो रैपिड रिवीजन है, एक एक चैप्टर हम डेली ले रहे हैं आपका। कल हमने जो चैप्टर लिया था कल के लाइव क्लास में वो हमने लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लास 11th, एंड टुडे वी विल टेक द चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम क्लास 12th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस आज के लाइव लेक्चर में ये पूरा चैप्टर आज आपका कवर कर दिया जाएगा रैपिड रिवीजन में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है। यहां आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कहां कहां पाई जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज ओनली सीन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस के थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड देयर पेरेंट्स, वो एक दूसरे के साथ तो आइडेंटिकल होंगे ही होंगे, मिलते जुलते होंगे पेरेंट्स वो एक दूसरे के साथ, पर वो एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड एज वेल एज देयर पेरेंट्स। तो ये ऐसे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे और जेनेटिकली वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है, क्लोन। या फिर आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन। तो क्लोन आपका क्या है कि ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो कि जेनेटिकली क्या है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आइडेंटिकल सिमिलर हैं। तो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे और जेनेटिकली भी वो एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल जो होंगे वो मिलते जुलते होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 3 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज द फिशन, second one is the budding and the third one is the vegetative propagation. So there are mainly 3 types of the asexual reproduction: fission, budding and vegetative propagation. अब ये fission जो है ये further 2 types का है। First one is the binary fission and the second one is the multiple fission. Fission जो है वो further कितने types का है, 2 types का है, binary fission और multiple fission। तो ये आपकी asexual reproduction हो गई जिसमें कि हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की है। अब उसमें हम फर्स्ट जो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट उठाएंगे हम, दैट इज फिशन। अब फिशन में देखो ये डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है सारा दिखा है कि किस तरह से एक पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल के अंदर देखो दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब ये पेरेंट सेल जो होगा वो देखो जैसे जैसे फर्दर इसमें डिवीजन होता जाएगा, तो जैसे जैसे डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस जो है इसकी डिवीजन होती जाएगी। अब ये बाइनरी क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए फिशन। और जब ये बाइनरी डिवाइड करना शुरू कर जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये 2 डॉटर सेल्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द फिशन। इसी तरह से आपका यही आप फिशन जो है आप प्लाज्मोडियम के केस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं।
प्लाज्मोडियम के केस में भी क्या है, दिस इज द सेल, सेल के अंदर क्या है प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के साथ साथ ये क्या है प्रेजेंट है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और जैसे ही इसमें मल्टीपल फिशन होगा तो ये जो होंगे आपके न्यूक्लियस जो होगा ये क्या कर जाएगा, ये डिवाइड करना शुरू कर जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जब ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से क्या होगा, जब मल्टीपल फिशन इसमें होगा तो मल्टीपल फिशन होने के बाद ये डॉटर सेल्स होंगे वो वहां से क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो रहे हैं, दीज आर द डॉटर सेल्स, और ये डॉटर सेल्स क्या करेंगे, रिलीज कर जाएंगे वहां से। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फिशन and there are two examples regarding the process of the fission. One is the binary fission in amoeba and the second one is the multiple fission in plasmodium. अब जो इसमें हम ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि जो पेरेंट सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और ये पेरेंट सेल जैसे ही डिवाइड करेंगे बेटे, अब जैसे कोई पेरेंट सेल है, अभी पेरेंट सेल जो होगा वो जैसे ही डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद वो क्या करेगा, वो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये हमेशा याद रखना है कि डॉटर सेल्स तभी प्रोड्यूस होंगे जब कौन सा प्रोसेस होगा, फिशन का प्रोसेस होगा। तो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल्स डिवाइड, या फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस अकर करेगा। तो ये जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स में। दो डॉटर सेल्स हम बता ही रहे हैं, पर जो फिशन का प्रोसेस है इसमें कैपेबिलिटी है कि जो सेल्स है वो डिवाइड कर जाते हैं, वो डिवाइड या तो दो से अधिक इंडिविजुअल्स में डिवाइड करेंगे। तो एक तो मेन कंसेप्ट ये हो गया। अब इसमें कौन से ऐसे सेल्स है जो कि दो से अधिक इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाते हैं, तो वो आपके कौन से हैं एग्जांपल्स, ये पूछा जा सकता है आपसे, मोनेरन्स और प्रोटिस्ट। यहां पर भी आपका बेटे नीट के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे सेल्स है या कौन सी ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें दो से अधिक इंडिविजुअल जो होते हैं वो बनते हैं, या पेरेंट सेल जो वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद वो दो से अधिक इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर द टू एग्जांपल्स, प्रोटिस्ट एंड मोनेरन। Protists and monerans are the parent cells that can divide into two or more individuals, जो दो से अधिक इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर जाते हैं। जहां पर आपको मैं ये बता रही हूं कि यहां पर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, वहां पर आपने उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। फर्दर आपका प्रोसेस फिशन जो है वो दो टाइप्स का है, मैंने बता दिया आपको, बाइनरी फिशन इन अमीबा की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, और मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम की भी आपको एग्जांपल दी डायग्राम के थ्रू। अब बाइनरी फिशन में मैंने क्या कहा आपको कि ये एक ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंट जो था वो डिवाइड करता है दो इंडिविजुअल्स में। आपका पेरेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो दो इंडिविजुअल्स में जो होगा वो क्या कर जाएगा बेटे, वो डिवाइड कर जाएगा। अब जब वो दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, वो दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। इसमें कॉमन एग्जांपल हमने दी है अमीबा की और पैरामीशियम की। ये जो एग्जांपल्स दी जा रही है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है, ये बाइनरी फिशन के दो ऐसे एग्जांपल्स बताओ जिसमें पेरेंट सेल जो था वो डिवाइड करता है दो इंडिविजुअल्स में। तो आपके इसमें कॉमन एग्जांपल्स जो है वो एक आपका अमीबा है एंड पैरामीशियम है। क्वेश्चन ये आप नोट कर लें बेटे अपनी अपनी नोटबुक्स में, जो मैं बता रही हूं जहां पर आपका क्वेश्चन बन रहा है। मल्टीपल फिशन जो है दैट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू मैनी इंडिविजुअल। मल्टीपल मींस मैनी, और जहां पर दो की बात हो रही है वहां पर वो सिर्फ दो ही इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर आप ये देखो डायग्राम के थ्रू है आपका, अगर हम बात कर रहे थे किस चीज की कि बाइनरी फिशन में जो पेरेंट बॉडी होगी या पेरेंट जो सेल होगा वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में, दो को ही प्रोड्यूस करेगा, एक ये प्रोड्यूस किया और एक ये प्रोड्यूस किया। जबकि मल्टीपल फिशन में जो होगा वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। अब देखो यहाँ पर कितने ज्यादा डॉटर सेल्स जो वो प्रोड्यूस हो गए हैं, वो सिर्फ दो सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन, एंड देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीपल फिशन। प्लाज्मोडियम की मैंने आपको एग्जांपल दे ही दी है, दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट अकर्स इन द मल्टीपल फिशन, एंड द सेकंड वन इज अमीबा। ये अमीबा है आपका। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किस चीज के बेटे, मल्टीपल फिशन के। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद कोई अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है बेटे तो आप फ्रेंकली जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आपको एवरीथिंग इज ओके तब भी आप कमेंट डाल सकते हैं कि हाँ ठीक है। आफ्टर द मल्टीपल फिशन, तो ये दो टाइप्स के फिशंस थी बेटे जो कि हमारी अक्कर करती हैं किस चीज में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कंसेप्ट है कि फिशन में जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड करेगा दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स में। बाइनरी फिशन की प्रोसेस में वो सिर्फ दो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड द कॉमन एग्जांपल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम। वेयर एज इन केस ऑफ द मल्टीपल फिशन, वहां पर जो डिवीजन होगा पेरेंट सेल का वो दो या दो से अधिक
इंडिविजुअल्स में होगा, एंड द कॉमन एग्जांपल्स आर प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। अब एक और चीज है बेटे कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है उसको सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत जरूरी होती है, या तो वो फेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव करता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करता है। पर जब फिशन की प्रोसेस के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा जो होता है वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है। स्यूडोपोडिया जो होता है दैट मींस इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। यहां भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्यूडोपोडिया है वो अमीबा की किस चीज में हेल्प करता है। तो अमीबा जो है उसमें जो स्यूडोपोडिया है दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा जो होता है वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। क्या कर लेता है? वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। दिस इज द स्यूडोपोडिया एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग। और जब वो स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है तो अपने वो इर्द गिर्द जो होता है वो 3 हार्ड लेयर जो है एक कवरिंग जो होता है उसको बना लेता है, और उस कवरिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिस्ट का नाम देते हैं। दिस इज द सिस्ट। और ये सिस्ट जो है वो अमीबा के इर्द गिर्द बनता है, अराउंड इटसेल्फ। वो अपने इर्द गिर्द जो होता है वो सिस्ट को बना लेता है। एंड जब वो 3 लेयर हार्ड कवरिंग बना लेता है स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करने के बाद, तो जब ये उस सिस्ट को बना लेता है, एक हार्ड कवरिंग अपने इर्द गिर्द बना लेता है, तो उस हार्ड कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। बेटे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपके लाइक्स के बिहार पर ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक चीज आपने बेटे ध्यान रखनी है कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस में है उसमें अमीबा जो होता है वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा बेटे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अमीबा जो होता है वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। और जब वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है तो वो कौन सी ऐसी लेयर है जिसको कि वो अपने इर्द गिर्द जो है वो सिक्रीट कर लेता है? तो वो सिस्ट की लेयर है, और उस सिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। उस प्रोसेस को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। एंड दिस कंडीशन इज फॉर द अनफेवरेबल कंडीशन। और अगर हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो जो उसने एक सिस्ट अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है, 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट की बनाई हुई है, जिसको कि बेटे वॉइस की प्रॉब्लम सभी को आ रही है? कोई इश्यू लग रहा है वॉइस का? वॉइस बेटे सभी के लिए इशू है या कुछ स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम आ रही है? अगर कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है दैट मींस वो नेटवर्क इशू हो सकता है। तो इसमें मुझे आप फीडबैक जरूर दें कि सभी को प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की या कुछ स्टूडेंट्स ही फेस कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम को। तो जो बेटे फेवरेबल कंडीशंस हैं उसमें एंसेस्टेड अमीबा जो होगा वो मल्टीपल फिशन के अंदर चला जाता है। और मल्टीपल फिशन में मैंने आपको कहा ही है कि इसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है, 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स को वो रिलीज करती है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस में जो एंसेस्टेड अमीबा होगा बेटे वो जब मल्टीपल फिशन के प्रोसेस के अंदर जाएगा तो उस टाइम वो छोटे छोटे काफी माइन्यूट अमीबा को प्रोड्यूस करता है। मतलब छोटे छोटे अमीबा को प्रोड्यूस करेगा कौन? जो एंसेस्टेड अमीबा होगा। और जब वो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा को प्रोड्यूस कर देता है तो उन अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोस्पोर्स बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्यूडोस्पोर्स। अब जो सिस्ट वॉल है बेटे वो क्या करती है? वो बस्ट करती है, क्योंकि जैसे ही उस अमीबा ने अपने बाहर जो एक हार्ड कवरिंग लेयर बनाई थी, तो जैसे वो छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा जो होंगे या स्यूडोपोर्स जैसे बन जाएंगे तो सिस्ट वॉल जो होगी वो एकदम से क्या कर जाएगी? बस्ट कर जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जैसे ही वो सिस्ट वॉल जो वो ब्रेक डाउन करेगी तो वहां से स्पोर्स जो बने होंगे, वो जो स्यूडोस्पोर्स थे वो एकदम से क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। और निकलने के बाद वो ग्रो करेंगे काफी ज्यादा अमीबा में। और उस प्रोसेस को बेटे क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन। तो ये देखो कि फेवरेबल कंडीशंस में जो एंसेस्टेड अमीबा था उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस के अंदर चला जाता है। और जो मल्टीपल फिशन में चला गया दैट मींस उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो उस टाइम वो काफी छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा को प्रोड्यूस करेगा जिसको कि हम स्यूडोस्पोर्स भी बोलते हैं। और जब
काफी छोटे छोटे स्यूडोस्पोर्स बन जाएंगे तो उस टाइम क्या होगा कि जो उनके अमीबा के इर्द गिर्द जो सिस्ट वॉल बनी हुई थी वो प्रेशर के साथ क्या होगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जैसे ब्रेक डाउन होगी तो वो स्पोर्स जो होंगे वो निकल जाएंगे, और निकलने के बाद वो काफी अमीबा में ग्रो करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, स्पोरुलेशन कहा जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो अभी आपने देख लिया है कि ये जो है फेवरेबल कंडीशंस में भी और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटे। फेवरेबल कंडीशंस में जो है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि अमीबा के पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास की कैपेबिलिटी है किस चीज की, काफी अमीबा को या स्यूडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करने की, तो वो है फेवरेबल कंडीशंस में। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, तो वो है अनफेवरेबल कंडीशंस। तो बेटे इनको नोट जरूर कर ले, जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस की जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट बता रही हूं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बडिंग। अब बडिंग में क्या है कि बेटे बडिंग में आपको जो है, इसमें कॉमन एग्जांपल दूंगी मैं आपको बडिंग इन ईस्ट की, कि इस प्रोसेस में जो है वो बड्स अपेयर होते हैं। क्या अपेयर होते हैं बेटे, बड्स। जैसे ये बड की फॉर्म है, दिस इज द बड। इस प्रोसेस में क्या होंगे, बड्स की फॉर्मेशन होगी। तो इन दिस प्रोसेस बड अपेयर्स एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी, और यही बड जो होता है वो बाद में ग्रो कर जाता है किसमें, किसमें ग्रो कर जाता है बेटे, पेरेंट बॉडी में ग्रो कर जाता है। मतलब इसी बड से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, पेरेंट बॉडी की फॉर्मेशन होगी। तो ये देखो आपकी ये जो डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के थ्रू आप ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज द पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल बना हुआ है, और पेरेंट सेल के साथ ही यहां पर सेंटर में क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बना हुआ है। अब ये जैसे ही आपकी पेरेंट बॉडी जो होगी वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी या ग्रो करेगी, तो वहां पर क्या होगा, बड जो होगा वो अपेयर कर जाएगा। दिस इज द बड, ये बड अपेयर कर गया है। अब यही बड जो होगा वो धीरे धीरे फिर किस चीज में ग्रो कर जाएगा, पेरेंट बॉडी में ग्रो कर जाएगा। सो इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग बड अपेयर्स एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी, और वही बड फिर किस चीज में ग्रो करता है, पेरेंट बॉडी में। और आफ्टर मैच्योरेशन, जैसे ही इस बड की ग्रोथ होती है, तो आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के दौरान क्या होता है बेटे, इट इज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और जैसे मैच्योरेशन प्रोसेस होता है तो वो उस टाइम क्या होता है, वो पेरेंट बॉडी के साथ क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है। ये बड जो होगा वो किसके साथ अटैच कर जाएगा, पेरेंट बॉडी के साथ अटैच कर जाएगा, और पेरेंट बॉडी के साथ अटैच करने के बाद फिर वो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटे, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। इसमें कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ईस्ट। तो इसमें ये जो आपकी एग्जांपल दी है मैंने, वो किस चीज की दी है, ईस्ट की दी है। किस चीज की एग्जांपल दी बेटे, ईस्ट की, ईस्ट। तो दिस इज द ईस्ट। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड कर रही है, और डिवाइड कर कर किस तरह से वो बड की फॉर्मेशन कर रही है। तो इन दिस प्रोसेस बड अपियर्स, बड अपियर करता है और ग्रो करता है पेरेंट बॉडी में, और जैसे ही मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है तो वो एकदम से डिटैच कर जाता है, वो अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और पेरेंट बॉडी से अलग होने के बाद एक नया इंडिविजुअल जो होता है वो अपना तैयार कर लेता है। एंड द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द बडिंग आर हाइड्रा, स्पॉन्ज, ईस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में भी देखो, इसमें कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। तो इसमें जो है बेटे, हाँ, इस प्रोसेस में, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या है कि इसमें जो बॉडी होती है वो ब्रेक कर जाती है दो डिस्टिंक्ट पीसेस में। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हाइड्रा की डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। अब इसमें ये देखो यहां से ये कट हो गई है, दिस इज द कट, ये देखो दिखाया गया यहां पर कट। इस प्रोसेस में बॉडी जो होती है वो ब्रेक कर जाती है, बॉडी जो होगी वो ब्रेक करेगी दो डिस्टिंक्ट पीसेस में, अलग अलग हो गए दोनों पीसेस।
और ये दोनों पीसेज जो अलग अलग हो गए इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम? फ्रेगमेंट्स। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और देखो जैसे ही अलग अलग हो गए तो हर एक फ्रेगमेंट जो होगा वो किस चीज में ग्रो करेगा? वो एक एडल्ट में ग्रो कर जाएगा, एडल्ट में ग्रो कर जाएगा, दोनों एडल्ट बन जाएंगे ये। और एडल्ट में ग्रो करने के बाद क्या होगा? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। और उनके पास फिर कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वो किस चीज को प्रोड्यूस कर सके? ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके। तो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी जो होती है वो ब्रेक कर जाती है दो डिस्टिंक्ट पीसेज में, और दो डिस्टिंक्ट पीसेज में ग्रो करने के बाद हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो ग्रो करता है एडल्ट में, और यही एडल्ट जो होता है बाद में कैपेबल हो जाता है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने में। एंड द कॉमन एग्जांपल इज हाइड्रा। यहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें कॉमन एग्जांपल जो है वो हाइड्रा का है। और यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द प्रोसेस इन विच द बॉडी ब्रेक्स इनटू टू डिस्टिंक्ट पीसेज। तो एक ऐसी प्रोसेस का नाम बताएं जहां पर बॉडी जो होती है वो ब्रेक कर जाती है दो डिस्टिंक्ट पीसेज में। तो जहां पर बॉडी ब्रेक करती है दो डिस्टिंक्ट पीसेज में, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। एंड द कॉमन एग्जांपल इज हाइड्रा। एंड द लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा प्रोसेस है बेटे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस है। अब इस तरह से आप ये देख रहे हैं, दिस इज द पोटैटो, ये पोटैटो है, और पोटैटो में देखो ये आपके क्या है? ये बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं, दीज आर द बर्ड्स। ये जिंजर है, जिंजर में भी आप देख रहे हैं ये देखो ये ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ये भी है देखो, दिस इज द बल्बिल ऑफ अगेव। यहां पर भी है देखो ये दीज आर द बल्बिल ऑफ अगेव, दीज आर द अगेव। उसके बाद आप देखेंगे बेटे कि ये लीफ है, दिस इज द लीफ, ठीक है, दिस इज द लीफ। और लीफ में आप देखेंगे कि किस तरह से क्या कर रहे हैं, ये लीफ बर्ड्स है, दीज आर द लीफ बर्ड्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ द ब्रायोफाइलम। ये लीफ बर्ड्स हैं किस चीज के? ब्रायोफाइलम के लीफ बर्ड्स है। और ये जो प्लांट है दिस इज द ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। ये वाटर प्लांट है, दैट इज द वाटर हाइसेंथ। अब ये देखो कितने बर्ड्स जो है वो इसमें भी डेवलप हो रहे हैं, ये देखो दीज आर द लीफ बर्ड्स ऑफ द वाटर हाइसेंथ। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती क्या है बेटे? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट्स। ये देखो एक तरह की एक प्रोसेस है, किस चीज की है? इसमें प्रोडक्शन होती है किस चीज की? ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शन होती है। और ये प्रोडक्शन कहां से होती है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से। कहां से होती है? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से होती है इन द प्लांट्स। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो होती है वो एक ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि किस चीज में हेल्प करती हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स ना हो, अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस नहीं होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है, और उन्हीं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट this chapter, that is reproduction in organism, and this is the chapter for class 12th from the biology, and this is our rapid revision for the NEET, and tomorrow we will continue with our next chapter। तो कल भी आप बैठे इसी टाइम पर हमारे साथ जुड़े, जिसमें कि कल हम एक नया टॉपिक लेंगे और एक नया चैप्टर लेंगे, जिसमें कि हमने अपने रैपिड रिवीजन में पूरा चैप्टर जो होता है वो आपका कवर करना होता है, ताकि आपके नीट के एग्जाम से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो आपका जो टाइम पीरियड है बेटे वो यही रहेगा 10 बजे। तो 10 बजे सारे के सारे स्टूडेंट जितना हो सके वो अपने आप को ज्वाइन करने की कोशिश करें। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज होंगे बेटे तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट में जरूर लिखकर भेजें, ताकि हम कमेंट्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को जो है वो कल आपके साथ दोबारा लाइव क्लास में उसको हम डिस्कस कर सकेंगे। सो गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन विद अस आवर लाइव APS क्लासेस।